हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यूनिवर्स में मोशन एक बहुत ही बेसिक और कॉमन चीज है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या बाइकल चलाते हैं तो हम मोशन में होते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसे हर जगह देखते हैं। तो मोशन जो है वो हमें डेली दिखाई देता है। हाँ या ना? अगर आपको लगता है कि सोते वक्त सब कुछ रुक जाता है, तो ऐसा नहीं है। जब हम सो रहे होते हैं, तब भी हमारी बॉडी के अंदर मोशन चल रहा होता है। जैसे ऑक्सीजन अंदर बाहर आती है लंग्स के जरिए, है ना? और हमारा ब्लड आर्टरीज और वीन्स में लगातार फ्लो करता रहता है। तो ये भी क्या है? ये भी एक मोशन का एग्जाम्पल है। नेचर में भी हर तरफ मोशन है। जैसे पेड़ पे पत्तों का नीचे गिरना या आप कह सकते हो किसी डैम से पानी का तेज बहाव, है ना? तेज स्पीड से नीचे की तरफ गिरना, ये सब क्या है? ये सब मोशन के ही तो एग्जांपल्स है। इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के साधन जैसे गाड़ियां, है ना, कार्स हो गए, बसेस हो गया, एरोप्लेन हो गया, है ना, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इसमें भी क्या है? मोशन है। ये बड़े स्केल पर होने वाला मैकेनिकल मोशन है। ठीक है। अब थोड़ा बड़े स्केल पर अगर हम सोचे, तो हम अर्थ पर खड़े हैं, वो खुद भी मूव कर रहा है ना? अर्थ हर 24 घंटे में अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और साल में एक बार सन के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व करती है। ठीक है। तो ये सब मोशन मोशन के एग्जांपल्स है। सिर्फ अर्थ ही नहीं बच्चों, बल्कि हमारा सन भी स्पेस में मूव कर रहा है। ठीक है। सन भी क्या है? स्पेस में मूव कर रहा है। ऑलराइट। चलो, सन हमारी गैलेक्सीज जैसे कि जो है, क्या नाम है उसका? मिल्की वे। तो मिल्की वे के चक्कर लगा रहा है, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी खुद दूसरी गैलेक्सीज के ग्रुप के अंदर आगे बढ़ रही है। तो ये सब क्या है? ये सब मोशन में है। इसका मतलब यूनिवर्स में हर कुछ लगातार चल रहा है। तो हर कुछ लगातार अगर चल रहा है तो हम क्या कहेंगे? कि ये सब मोशन कर रहे हैं। ठीक है। इस चैप्टर में हम मोशन को एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में पढ़ेंगे। मतलब ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के ऐसे पढ़ेंगे कि मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा होगा। फिजिक्स में मोशन की सिंपल डेफिनेशन है, जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी जगह या फिर अपनी पोजीशन, हम कह सकते हैं टाइम के साथ अपनी पोजीशन बदलता है, तो हम कहते हैं कि वह मोशन में है। ठीक है। तो अगर मैं मोशन की डेफिनेशन लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं क्या? बोलो। इसकी डेफिनेशन लिखे तो हम कह सकते हैं मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। मोशन इज चेंज इन पोजीशन change in position of an object with time। तो ये क्या है? मोशन है। ठीक है। विद टाइम। ऑल राइट। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है टाइम के साथ अपनी पोजीशन अगर चेंज कर रहा है, तो वो क्या है? मोशन में है। ओके। मोशन को अच्छे से समझने और कैलकुलेट करने के लिए दो जरूरी चीज होती है। एक जो होगी वो होगी वेलोसिटी। ठीक है। एक क्या होगी? वेलोसिटी। एक वेलोसिटी होगी। ओके। और दूसरा जो होगा वो होगा एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन। तो ये दो चीजें मोशन को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो किस स्पीड और किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये हमें वेलोसिटी से पता चल जाएगा, है ना। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या होगा, स्पीड होगा, है ना। अगर डायरेक्शन इंक्लूड कर लेते हैं तो वेलोसिटी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सेलेरेशन। ओके, तो किस स्पीड किस रेट से बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है, वो क्या होगा, एक्सेलेरेशन। ऑलराइट। तो इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ एक सीधी रेखा या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन पर होने वाले मोशन की बात करेंगे। ओके, एक स्ट्रेट लाइन के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, तो लिख सकते हैं, नोट डाउन करिए, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन of objects along a straight line, along a straight line known as rectilinear motion. Okay, known as rectilinear motion. तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन को ही क्या कह रहे हैं हम, रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर है यहां तक सभी चीजें। चलो, अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम इस चैप्टर को जब पढ़ रहे होंगे तो जो ऑब्जेक्ट को ट्रीट करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसा ट्रीट करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। ऑल राइट, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब कुछ इस प्रकार का, डॉट समझ सकते हैं, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, ये एजम्पशन तभी काम करता है जब किसी सब ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसके द्वारा तय किए गए डिस्टेंस के मुताबिक बहुत छोटा है। मतलब कि आप ऐसे समझ सकिए कि यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, ऐसे यहाँ, और यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है आपके घर के पास। ऑलराइट, ऐसे ये घर है और यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है। ऑलराइट, और यहाँ पे अगर मैं कोई यहाँ आप जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे, और ये बहुत अ, कम से कम सपोज करिए 100 किलोमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑलराइट, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, काफी दूर हो गया, है ना। अब 1 किलोमीटर भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि वो कितना दूर है, ठीक है। तो रियल लाइफ में ऐसी बहुत सी जगह होती है जहां हम ऑब्जेक्ट्स के साइज को इग्नोर करते हैं या फिर नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशंस क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है और उसमें गड़बड़ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स के जिस ब्रांच को हम पढ़ रहे हैं ना, उसे काइनेमेटिक्स कहते हैं। क्लियर। चलो, इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि मोशन कैसे हो रहा है, मतलब कि स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम इस बात पर भी ध्यान देंगे कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है यहां तक। चलो, आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक रेस्ट और एक मोशन। एक है रेस्ट और एक है मोशन। पहला रेस्ट और दूसरा मोशन। अगर हम रेस्ट की बात करें तो रेस्ट का मतलब क्या है, ठीक है, सबसे पहले रेस्ट का मतलब क्या है। तो अगर कोई बॉडी टाइम पास होने के साथ साथ अपनी पोजीशन को नहीं बदल रही है, मतलब टाइम तो पास हो रहा है लेकिन उसकी पोजीशन को में कोई चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी स्कूल के पास या फिर किसी बस स्टैंड के पास खड़े हो, ठीक है, और टाइम पास हो रहा है, ठीक है, t=1 सेकेंड पे देखा तब भी आप यहीं पे खड़े हो, t=2 सेकेंड पे देखा तब भी आप यहीं खड़े हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, मूव नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रेस्ट कंडीशन कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, रेस्ट कंडीशन। तो डेफिनेशन लिखिए रेस्ट की, इफ अ बॉडी does not change does not change its position as time passes, as time passes, okay, with respect to frame of reference, with respect to frame of reference। अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, it is said to be at rest, it is said to be at rest, ओके। चलो, तो ये हो गया हमारे पास रेस्ट की कंडीशन। दूसरा है मोशन, ओके। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन बदल रहा है, ठीक है, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। जैसे रोड पर चलती हुई कार, है ना, टाइम चेंज होने के जैसे टाइम चेंज होगा तो उसकी पोजीशन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसे हम क्या कहेंगे, मोशन। जमीन पर खड़े इंसान के लिए मोशन में है ना, अगर कार चल रही है रोड पे और आप जमीन पे खड़े हैं तो आपके लिए क्या है, कार मोशन में है ना। चलो, तो इसे क्या कहेंगे, मोशन। तो मोशन क्या है, इफ अ बॉडी, देखो, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन एज टाइम passes with respect to frame of reference, it is said to be in motion, ओके। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में रेस्ट और मोशन का मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पहला रेस्ट का मतलब क्लियर होना चाहिए, दूसरा मोशन का मतलब क्लियर होना चाहिए। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम या जगह होती है जहां हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड एक्सिस लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं,
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ओके, तो एक ऐसा सिस्टम या कोई ऐसी जगह होती है जहां हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस लगा देते हैं। इस जगह पर बैठे बैठकर कोई ऑब्जर्वर जो देखता है, ऑब्जर्वर क्या होता है, जो देखता है, देखने वाला किसी भी इवेंट या ऑब्जेक्ट के मोशन को नोटिस या मेजर करता है। जैसे एक चलती हुई ट्रेन या जगह पर रुकी हुई कोई बिल्डिंग आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकती है। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, फिजिक्स में रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं होते, ये बात ध्यान रखिएगा, बल्कि ये रिलेटिव टर्म्स है। इसका मतलब ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक चलती हुई ट्रेन में बैठे हैं तो आपके पास बैठा पैसेंजर आपके लिए रेस्ट पर है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े इंसान के लिए वह पैसेंजर ट्रेन के साथ वो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो वो मोशन में है। ऑल राइट, तो रेस्ट और मोशन जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, ऑब्जर्वर रेस्ट रेस्ट में है या मोशन में है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो, यहाँ तक मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। ऑल राइट, अब हम देखेंगे स्पीड के बारे में। तो स्पीड क्या होती? स्पीड क्या होती है, किसी को पता है? चलो, जो स्पीड है ना वो हमें बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, स्पीड टेल्स अस स्पीड टेल्स अस हाउ फास्टिंग समथिंग हाउ फास्टिंग हाउ फास्ट समथिंग हाउ फास्ट समथिंग हाउ फास्ट समथिंग is moving. It measures how much distance an object travels in a certain amount of time. ओके, तो स्पीड हमें ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, और ये मेजर करता है कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी या कितना डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पीड है वह एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इंपॉर्टेंट है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ओके, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं या फिर सिंबल की बात करूं तो इसका सिंबल होता है सिंबल v, और यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड। ओके, स्केलर क्वांटिटी है, ये सिंपल है। अगर मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं, एसआई सिस्टम में एसआई सिस्टम में ये होगा m0 l1 t रेज टू द -1। ओके, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला है ये, क्योंकि इसमें मास नहीं होता, लेंथ डिस्टेंस ऊपर होती है और टाइम नीचे होता है, इसलिए स्टैंडर्ड मेजर यूनिट क्या होगा ऐसा सिस्टम, मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, तो ये हो गया हमारे स्पीड के बारे में।
ये पॉइंट्स आप नोट करेंगे, ठीक है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, सिंबल ये है, यूनिट ये है, एसआई सिस्टम में डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। ऑलराइट, चलो अब बात आती है एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड, जब भी एवरेज वर्ड दिखे ना आपको तो टोटल डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं पहले स्पीड की। द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल फॉर अ given interval of time, given interval of time is defined as the ratio of distance traveled to time taken, ओके। फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। या फिर सिंबल है v और ए वी फॉर एवरेज, डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय डेल्टा टी टाइम टेकन। ये फॉर्मूला होता है किसका, एवरेज स्पीड का, ओके। जब हम एक लंबे डिस्टेंस की बात करते हैं जहां स्पीड कम ज्यादा होती रहती है, तब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पूरे जर्नी में जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो, और उस पूरे जर्नी में जो जितना टाइम लगता है उसे डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी, ओके। क्लियर है। एक बहुत जरूरी और स्पेशल केस है न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने टोटल समय के आधे टाइम तक v1 स्पीड से चले और बचे हुए आधे टाइम v2 स्पीड से चले, तो उसकी एवरेज स्पीड दोनों स्पीड से सीधा मीन होती है, ठीक है। मतलब v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ये भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। जो लाइन मैंने बोली है उसको आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। क्लियर है। तो दो फॉर्मूला हो गए यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, और दूसरा हो गया हमारे पास v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करना आप, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। क्लियर है। चलो।